मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का एक शख्स जिन्होंने वैसे तो बीबीए की पढ़ाई की है और वो भी यूके से, और विदेश से पढ़ाई करके लौटा एक युवा, और उसके लिए खेती की तरफ रुख करना एक बहुत बड़ी बात है। और वो शख्स मिस्टर हर्षित गोधा है, जो आज वर्चुअली कृषि जागरण के साथ जुड़े हैं। वैसे तो खेती करने नमस्कार। जा चुके हर्षित गोधा ने इजराइल जाकर एवोकाडो उगाना सीखा, और आज के वक्त उन्होंने अपने 5 एकड़ खेत में तकरीबन 1800 एवोकाडो के पौधे उगाए हैं। और खास बात तो ये है कि वो देश भर के किसानों को भी इजरायली एवोकाडो के पौधे बेच रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण में। सर सबसे पहले नमस्कार। जी सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने आप बीबीए कर रहे थे लंदन में, तो वहां जी, पर आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको बीबीए छोड़कर फार्मिंग करनी है, क्योंकि बीबीए से तो सीए वगैरह बनते हैं, और ये फार्मिंग की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ सर? देखिए मैं बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा था और मेरा हेल्थ एंड फिटनेस को लेके मैं काफ़ी उस वक़्त पैशनेट था अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे। मैं एवोकाडो रोज़ ही खाया करता था। तो तब एक बार रैपर पे मैंने देखा कि उसमें लिखा था सोर्स्ड फ्रॉम इज़राइल। और जब-जब मैं इंडिया आता था, तब छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, तब मेरे को इंडिया में कभी भी अच्छे एवोकाडोस नहीं मिलते थे। तो मेरे को आइडिया आया कि यार अगर इंडिया में ये अच्छे एवोकाडो मिलते नहीं हैं और ये इज़राइल में हो रहा है, इज़राइल एक गर्म देश है, तो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन में भी तो इज़राइल जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इंडिया में भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। तब फिर ये आइडिया मुझे आया और फिर मैंने इसको परस्यू करना शुरू किया। ओके, तो सर वो साल कौन सा था जब आपने ये आइडिया आपके जहन में आया, और आज आपको ये प्रोसेस कितना लंबा ये प्रोसेस चला, और आज आपको ये फार्मिंग करते हुए कितना टाइम हो चुका है? अच्छा, देखिए आइडिया मेरे को 2017 में आया था। उस वक़्त मैंने पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से की थी, बाथ एक सिटी है यूके में, लेकिन उस वक़्त मेरी लंदन में इंटर्नशिप चल रही थी। तो लंदन में जब ये आइडिया आया तब मैंने इज़राइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया एंड उनको ईमेल्स लिखना शुरू किया, कॉल्स करना शुरू किया और उनसे बोला कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है, एवोकाडो के बारे में जानना है और एवोकाडो की खेती समझनी है। तो कुछ किसानों के रिप्लाई आया, उनमें से एक किसान का रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको पूरा काम सिखाएँगे एंड दूसरे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी मिलाएँगे। तो मेरे को उनसे बातचीत करके थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैं 2017 में इज़राइल चला गया एंड वहाँ पे मैं उ उस अपने यहाँ जैसे गाँव बोलते हैं, वहाँ पे किबुत्ज़ बोलते हैं। तो उस किबुत्ज़ में मैं 1 महीना रहा। वहाँ पे हम लोग का रूटीन ये रहता था, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे गया था, वर्क वीज़ा पे नहीं था। तो रूटीन ये था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था, 5 से 10 हम फील्ड पे रहते थे। फिर 10 के बाद ब्रेक होता था, ब्रेक के बाद फिर मैं अपने मेंटर के साथ जो अ, जिनने मुझे बुलाया था, उनके साथ मैं अलग-अलग फार्म्स विज़िट करने जाता था या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलता था। तो जैसे नर्सरी ओनर्स, पैक हाउस मैनेजर्स या फिर इरिगेशन एक्सपर्ट्स या मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, इन सब से मिलके मैं इंडस्ट्री के बारे में समझ रहा था, वैराइटीज़ के बारे में समझ रहा था। समझने की कोशिश कर रहा था कि इज़राइल में ये फल कैसे आया? क्योंकि इज़राइल की भी ये ओरिजिनली साउथ अमेरिका का फ्रूट है। तो इज़राइल में ये 60 इयर्स पहले आया था। तो कैसे इज़राइल में इसकी ग्रोथ हुई और क्या-क्या नई वैराइटीज़ उन्होंने डेवलप करी, उस बारे में समझा। उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करी यूके वापस जाके एंड उसके बाद मेरा प्लान था कि ये काम मुझे करना है। तो 2019 में उसके बाद हाँ, 2019 में ही मैंने अपने कलीग्स को इंडिया बुलाया और वो आए, उन्होंने हमारी फार्मलैंड्स विज़िट करी और सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट कराया, क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी और उसके बाद बताया कि ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड पे ये किया जा सकता है। हम एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेंगे मल्टीपल वैराइटीज़ का, सारी इज़राइल से इम्पोर्टेड रहेंगी प्लांट्स एंड उसको हम रन करके देखेंगे। एंड फिर देखेंगे कि कौन-सी वैरायटी बेस्ट परफ़ॉर्म करती है। हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि कौन-सी बेस्ट परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन उस वक़्त दैट वाज़ द एजेंडा। अब उसके बाद फिर मैंने 2019 में प्लांट्स इम्पोर्ट करने की कोशिश करी। तो इश्यू ये था कि मैं इस फ़ील्ड में नया था और इसमें बहुत सारे लाइसेंसेस, परमिट्स लेनी पड़ती हैं जब दूसरी कंट्री से आप प्लांट्स मँगाते हैं। तो वो लेना आसान नहीं है, उसको समझना और
उसके लिए अप्लाई करना, फिर उसके लिए वेट करना, एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो फिर मेरे को परमिट्स टाइम पे नहीं मिली और वहां पे मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका था, प्लांट्स बड़े हो गए थे, मैं इसलिए मंगा नहीं पाया उस साल। तो फिर मैं 2020 में डिफर हुआ। अब 2020 में जब हुआ तो फिर प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज में लॉकडाउन लग गए थे क्योंकि कोविड हो रहा था। तो फिर 2020 में नहीं आ पाया। फाइनली 2021 के जुलाई में मेरे पास प्लांट्स आए, एंड 2021 के जुलाई से लेकर अभी तक के मेरे वो प्लांट्स 1800 प्लांट्स आए थे, वो प्लांट्स बड़े हो गए, अभी पॉली हाउस में है। अभी फील्ड पे हम उतारेंगे नवंबर, मॉनसून के बाद वो प्लांट्स रेडी हैं, हम नवंबर में फील्ड पे उतार के उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं पूरे टाइम इस प्रोसेस को सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के लोगों से शेयर कर रहा था, तो लोगों की इंक्वायरीज आने लगी मेरे पास। तो लोगों की जब हाँ जी। जी। सर मैं अब ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब एक शख्स कुछ अचीव करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो आज आप यहाँ पर हैं तो काफी लोगों ने आपको बोला भी होगा, आपकी फैमिली से भी आपको कुछ सपोर्ट मिला होगा या नहीं, या कहीं भी लोगों ने कहा होगा कि बीबीए की डिग्री हासिल करके तुम एक फार्मिंग कर रहे हो, तो आज आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं सर? देखिए इसमें इशू ये आया था कि पहले तो 3 साल तक के मेरा प्रोजेक्ट अटका रहा। तो काफी लोगों ने कहा कि आप इसको परस्यू कर रहे हो, इसको छोड़ दो, कुछ और देख लो। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर काफी लोगों ने कहा कि यार बीबीए छोड़ के फार्मिंग करोगे, फार्मिंग में कुछ ज्यादा रखा नहीं है। तब उनको ये नहीं पता कि इस फ्रूट का पोटेंशियल कितना है इंडिया में। ठीक, मैंने पर्सनली देखा है, ये इजराइल की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है और ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और मैंने खुद देखा है यूके में कि इसके बारे में, मतलब ये प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसको ऑटोमेटिक मार्केटिंग होती है। कोई भी अगर एवोकाडो खाता है तो फिर उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालता है। तो मुझे पता है कि इसका जो अवेयरनेस है वो कितनी फास्ट फैलेगी इंडिया में। तो मैं तो अभी भी जानता हूँ कि इसका स्कोप बहुत है। लोग माने नहीं आज माने उन लोगों समझे। का क्या कहना है आपको लेकर? आज वो लोग क्या कहते हैं जो एक टाइम पे वो आपको बोला करते थे, आज उनका क्या कहना है? आज आज वो लोग काफी प्राउड हैं, मतलब हैं कि सरप्राइज्ड भी हैं कि मैंने वो स्ट्रगल्स फेस करके इतने आगे तक के ले आया उस प्रोसेस को। और अब मेरा दूसरे न्यूज आउटलेट्स में भी पब्लिश हो रहा है, तो वही लोग आके मुझसे पूछने लग गए कि कैसे उगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमें भी करना है, हमें भी गाइडेंस दो, हमारे लिए भी प्लांट्स लाओ। तो काफी चेंज ऑफ हार्ट हुआ है लोगों का। आपकी सर इस जर्नी में क्या आपको फैमिली का सपोर्ट मिला? क्योंकि जी पेरेंट्स बिल्कुल। जी अ, चाहते मेरी हैं फैमिली का कि सपोर्ट। हाँ डॉक्टर बता। बने, इंजीनियर बने, और फार्मिंग में आजकल के जो मतलब पेरेंट्स हैं उनका बिल्कुल भी रुझान ये नहीं है कि हमारे बच्चे खेती बाड़ी करें या जो भी है। तो क्या आपको फैमिली का सपोर्ट मिला, प्लस आपको फैमिली के साथ साथ क्या सिस्टम का भी सपोर्ट मिला? अच्छा, देखिए दोनों क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं, तो पहले फैमिली की बात करते हैं अपन। तो फैमिली के साथ ये इशू था कि एक्चुअली मेरे फैमिली का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो उनका कहना था कि आप फैमिली का बिजनेस करो, लेकिन साथ साथ आपको अगर ये परस्यू करना है तो आप, हमें हमारा पूरा सपोर्ट है, आप परस्यू करो। लेकिन फिर इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करो, जैसे ट्रेडिशनल खेती होती है वैसे नहीं करना है अपन को, इसे प्रॉपर एज अ बिजनेस देखना है और तरीके से करना है ना। हमें ऑर्गेनाइज्ड एकदम इसको बनाना है और इसको अच्छे लेवल पे लेके जाना है ताकि ये खुद एक सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस बन जाए। ठीक। तो और एंड फैमिली का फुल सपोर्ट था, बस वो ये चाहते थे कि मैं साथ साथ हमारा फैमिली का जो दूसरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का वो भी संभालूं, तो मैं वो भी कर रहा हूँ। एंड रही बात सिस्टम की, तो देखिए सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आई वो इन्फॉर्मेशन की है कि कहीं भी हमें, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इम्पोर्ट परमिट्स में आती थी स्टार्टिंग में, अब तो मेरे को पूरे सिस्टम पता है, बट स्टार्टिंग में कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी कि इम्पोर्ट कैसे होना है, परमिट्स कहाँ से लेनी है, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ इशू आ सकते हैं। परमिट लेने के बाद भी काफी चीजें बहुत बारीकी से देखनी पड़ती हैं इम्पोर्ट के टाइम पे, तो वो डिटेल्स कहीं नहीं दी। तो वो लोगों से पूछ पूछ के, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और एजेंट्स होते हैं उन लोगों से पूछ पूछ के मुझे करना पड़ा, जिन लोगों ने पहले कर लिया था उनके कॉन्टैक्ट्स निकाल निकाल के उनसे पूछ पूछ के करना पड़ा। तो और स्पेशली क्या है एमपी में, मध्य प्रदेश में एज सच
ऐसा काम कोई नहीं कर रहा जिसमें बाहर से पौधे आए हैं और उनको ग्रो करके फिर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के डिपार्टमेंट्स में भी उसकी जानकारी लेना बहुत मुश्किल था, तो उसकी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो एक प्रॉब्लम आई। लेकिन साथ ही साथ अब जैसे एक बेनिफिट भी था हमारे पास कि हमने हमारी लैंड पे पानी की कमी थी, तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक प्लास्टिक पॉन्ड का तालाब बनाया था। तो वो तालाब के लिए हमने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था एंड वो सब्सिडी हमें मिली थी। तो जहां पर जो इंफॉर्मेशन उनको पता थी उससे तो उनने तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस कर दिया, लेकिन जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी हमें। तो जैसे कि आप मार्केटिंग के लिए आप किस तरह से मतलब इस चीज का यूज करते हैं? अगर आप कुछ इस इजराइल तकनीक से आप ड्रिप सिंचाई भी करते हैं तो अपने आपके पास बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं कई स्टेट जी के, तो क्या जी। इंटरनेशनल भी आप काम कर रहे हैं? इंटरनेशनल से भी, हाँ, वहां से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं? और नहीं आप नहीं, देखिए मार्केटिंग कैसे करते हैं? मेरी मेन मार्केटिंग का तरीका है यूट्यूब। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं अपने पूरी प्रोसेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एंड बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालता हूँ। दूसरा, मैं वर्ल्ड के एवोकाडो एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज लेता हूँ एंड उसको लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि एवोकाडो की फार्मिंग की नॉलेज, और फार्मिंग ही नहीं, एवोकाडो से रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज लोगों तक पहुंचे। तो उससे ऑटोमेटिक लोग मुझसे मतलब भरोसा करके मुझसे बात करना चाहते हैं एंड मैं उनको जिनको प्लांट्स लेने में इंटरेस्ट है मैं उनको प्लांट सप्लाई कर रहा हूँ। नाउ इंटरनेशनली मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बाद का प्रोसीजर है, अभी मैंने उस लेवल पे सोचा नहीं है। लेकिन नेशनली दूसरे स्टेट्स में मैं जरूर सप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास नॉर्थ ईस्ट से है ऑर्डर्स, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, असम, या फिर साउथ इंडिया से है जैसे कोडई कनाल, कुन्नूर एंड फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ये और पंजाब, ये तो पास में ही है, यहाँ से भी ऑर्डर्स है मेरे पास। तो इंडिया में तो है, लेकिन बाहर अभी मैंने देखा नहीं। सर आप इनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? यूट्यूब से ही करते हैं सिर्फ? जी, यूट्यूब से। ओके। तो सर जैसे कि एक यूथ है तो कोई नहीं चाहता कि किसान का बेटा किसान बने, तो आप, और आजकल का जो यूथ है उनका फार्मिंग को लेकर इतना रुझान भी नहीं है, सब डॉक्टर एमबीए और ये सब करके लॉयर वगैरह सब बनना चाहते हैं। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे एग्रीकल्चर प्रोफेशन को लेकर? देखिए अ, मैंने पर्सनली इंटर्नशिप की है जी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जी, हमने दो सुना इनफैक्ट था दो सर कि मल्टीनेशनल इंटर्नशिप के कंपनीज में। दौरान ही आपके जहन में आया कि हाँ आपको इजरायली तकनीक से एवोकाडो की खेती करनी चाहिए। जी। तो मेरे को ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के पूरे 9 से 5 करने वाला जो सिस्टम, वो एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं था। तो मुझे पता था कि मुझे कुछ दूसरा करना। और एवोकाडो मतलब इसलिए चुना क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने पता किया, तो पता चला कि भाई इसकी डिमांड है, मार्केट में एक गैप है, अवेयरनेस है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट पे जाएं जिसके जो नया है कुछ, और दूसरी कंट्रीज में इसका मॉडल सक्सेस हो चुका है, उस प्रोडक्ट को इंडिया लाएं, उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसका एक बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। ऐसे दूसरे और कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, अगर आप इंटरनेट पे जाके भी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर अगर इतनी आपकी कैपेबिलिटी है और बैकिंग है तो आप दूसरी कंट्रीज एक बार विजिट करें, या एग्रीकल्चर एक्सपोज होते हैं वहां पे जाएं, जैसे फ्रूट लॉजिस्टिका करके एक है, इस बार शायद बैंकॉक में हो रहा है। तो ऐसे एक्सपोज में जाके तो आपको क्या है, आइडियाज मिलेंगे कि क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, क्या क्या इस फील्ड या एलाइड फील्ड में, इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है। तो आप उस प्रोडक्ट को या उस चीज को या उस प्रोसेस को इंडिया में लाके उसको दें, तो क्या है, फिर चीज आपके पास एक वो बनेगा, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाएगा। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन्हीं चीज को आप करते रहेंगे तो आपके पास उतना रिटर्न नहीं आएगा। सर आप एवोकाडो से आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप अभी बनाते हैं? अभी मैं सिर्फ प्लांट्स पे फोकस कर रहा हूँ। मेरी एक नर्सरी है जिससे मैं प्लांट सेल कर रहा हूँ। मेरे प्लांट्स इसराइल से इम्पोर्टेड है, मैं उनको 1 साल के लिए ग्रो करता हूँ अपने नर्सरी में एंड लोगों को सप्लाई करता हूँ। आगे हमारा प्लान है कि हम ऑर्चर्ड्स डेवलप करें। मेरा जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था वो मेरे खुद के लिए है, वो उसका मैं ऑर्चर्ड डेवलप करूंगा। सेकेंडली, इससे हम एक और प्लान है कि इसके एक प्रोडक्ट बनता है जो मैक्सिकन फूड में बहुत यूज होता है, इसका नाम है गुआकामोले। तो गुआक जो होता है वो बेसिकली एवोकाडो का पल्प है, मैश्ड पल्प, चटनी भी बोल सकते हो आप। तो उसका कंजम्पशन बहुत हाई है दूसरी देशों में।
और इंडिया में भी अब थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। मेक्सिकन फूड के बारे में लोग जो अपर मिडिल क्लास है उनको पता चल रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा अवोकाडो ऑयल है, तो अवोकाडो ऑयल वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है उसकी, जैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वैसे ही अवोकाडो भी है। ये अवोकाडो ऑयल भी वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हाई है, तो वो मतलब आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स और हैं जिनको देखा जा सकता है, जिनकी इंडस्ट्री में नीड है। तो सर एवोकाडो के अलावा इन फ्यूचर आप किस फ्रूट पर फार्मिंग करना चाहेंगे? फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है सर? देखिए, अभी फ्यूचर की मैंने प्लानिंग डिसाइड करी नहीं है। हम लोग और भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि क्या नया ला सकते हैं, एंड मैं खुद कोशिश करूंगा कि आगे कोई अच्छा एक्सपो हो, जिसमें मैं जाके विजिट करूं, वहां पे क्या चल रहा है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या नई वैरायटीज आ रही हैं, उनमें देखा जाए। जैसे मेरा कुछ कुछ इंटरेस्ट सिट्रस में भी है। सिट्रस की कुछ वैरायटीज होती हैं जो, जैसे ब्लड ऑरेंज बोलते हैं शायद उन्हें, वो अंदर से रेड होता है, रेड पल्प, बट बाहर से ऑरेंज जैसा रहता है, तो वो एक प्रोडक्ट है जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो देखते हैं कि कैसे रहता है उसका। सर जो आपने अभी प्रोडक्ट बताया तो क्या ये इंडिया में है या ये भी बाहर से? इंडिया में किया तो होगा किसी ने, लेकिन मंगवाना बाहर से ही पड़ेगा इनिशियली, ओके। क्योंकि वो वैरायटीज इंडिया में अभी बड़े लेवल पे तो नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखी फील्ड पे। तो सर आपका रुझान ज्यादातर बाहर के देशों के जो फ्रूट्स हैं उन्हीं की तरफ क्यों है? इंडिया की तरफ इतना क्यों है? नहीं, मैंने ड्रैगन फ्रूट पे भी काम किया है, यस। एंड ड्रैगन फ्रूट मेरे हैदराबाद से है, एंड सियाम रेड वैरायटी है, वो वैरायटी एक्चुअली वियतनामीज है, तो जी। एंड उसका रेड पल्प है, लेकिन वो प्लांट्स हैदराबाद के लिए हैं। तो ये सब क्या एग्जॉटिक क्रॉप्स जो हैं, इनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे ट्रेडिशनल क्रॉप से, इसलिए मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ। और ये कुछ नया है। अगर मैं रेगुलर किसानों की तरह सोयाबीन, गेहूं यही उगाऊंगा, तो फिर मतलब मेरा वो इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने में। मुझे वो एक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने में थोड़ा मजा। तो सर आप जो कर रहे हैं तो क्या बीबीए में अगर कोई स्टूडेंट करता है जॉब, नौकरी एजुकेशन के बाद अगर जो नौकरी करता है तो क्या उसमें ज्यादा प्रॉफिट है या ये फार्मिंग करने से इससे ज्यादा इनकम मिल जाती है? देखिए, डिपेंड करता है आप किस स्केल पे कर पा रहे हैं और आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस अभी मैं 2-3 साल में इतना तो कर लूंगा कि जो नॉर्मल जॉब पैकेजेस लगते हैं उनसे तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा हूँ मैं अभी भी, और आगे जाके भी मैं अच्छा उसको स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ग्रोइंग नीश पकड़ा है मैंने, ग्रोइंग मार्केट है। तो चीज डिपेंड करती है कि आप किस प्रोडक्ट और पे फोकस कर रहे हैं और क्या उसका स्कोप है। ये कोई से भी बिजनेस में एप्लीकेबल है, तो आपको ऐसे मार्केट को टैकल करना पड़ेगा। ओके। तो सर आपकी लाइफ में वो एक दिन कौन सा था कि जब आपको लगा कि नहीं अब हो गया, मतलब कि आपने लोगों को कैसे ट्रस्ट कराया कि हाँ मैं हूँ, कुछ तो किया है मैंने, वो एक दिन कौन सा था सर इतने टाइम में? देखिए, मेरा फर्स्ट कंसाइनमेंट जब आया था, तब मुझे पता नहीं था कि ये कैसे ग्रो होंगे। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी नर्सरी वर्क की। मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे, लेकिन वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या होगा, वो नहीं समझ में आ रहा था। मैं करता गया, वो उगते गए, प्लांट्स अच्छे हेल्दी होते गए। फिर जब मेरा सेकंड कंसाइनमेंट आया, अभी जून में आया था, मेरे पास 4000 प्लांट्स का कंसाइनमेंट, और वो एकदम स्मूथली कस्टम से क्लियर हुआ, स्मूथली मेरे पास भोपाल आया, और बिना कोई अड़चन के हमने उसे एक दिन में ट्रांसप्लांट कर दिया। प्लांट सभी हेल्दी ग्रो रहे हैं, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि आप जो एवोकाडो की फार्मिंग करते हैं क्या उसमें किसी नर्सरी का यूज करते हैं? अगर करते हैं तो वो कौन सी नर्सरी है? मतलब इसराइल से, या फिर मेरी खुद की आपकी नर्सरी खुद है? की सर? हाँ, तो मेरी खुद की नर्सरी है। जो प्लांट्स मेरे पास आ रहे हैं वो एक्चुअली मेरी नर्सरी में आ रहे हैं,
मैं उसको नर्सरी के अंदर डेवलप कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, उनको फील्ड के लायक बना रहा हूँ, और जब फील्ड के लिए रेडी हो जाएंगे तब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मेरा मेन काम अभी नर्सरी का ही है। और सर जब आपने इजराइल से, आपने बताया कि 2019 में आपने इजराइल से कुछ प्लांट्स मंगवाए थे, तो वो किस जी, नर्सरी के थे? 2019 से मैंने कोशिश करी थी, नहीं आए थे। अच्छा, 2020 21 में में आए थे। लॉकडाउन हो गया था, फिर प्रॉब्लम हुई, 21 में मेरे पास है। तो वो ओरेन नर्सरी करके है इजराइल में, उनसे मेरे पास प्लांट्स है। सर हमारे दर्शकों को या आप जैसे कुछ युवा हैं जो फार्मिंग की तरफ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि आप जो करते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा बता सकेंगे सर हमारे दर्शकों को स्टार्टिंग से? देखिए, जी। तो आपको एवोकाडो का मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मेरे पास 5 वैरायटीज है: हास, लैम्बहास, पिंकरटन, एटिंगर एंड रीड। ये 5 वैरायटी इसराइल के कमर्शियल रूट स्टॉक सीड्स पे ग्राफ्टेड है, एवोकाडो के सीड्स पे। ये रैंडम सीड्स नहीं है, ये सीड्स 60 इयर्स की रिसर्च के बाद डेवलप होके इनको क्रॉस ब्रीडिंग से सिलेक्ट किया गया। ये ग्राफ्ट होके अब इसमें 2 टाइप्स हो गए। जो हास और लैम्ब हास है, इन्हें ब्लैक स्किन कहते हैं। ये मार्केट में सबसे प्रीमियम रहते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा प्राइस लेके जाएंगे, लेकिन ये हर जगह नहीं हो सकते। जहां पे भी टेम्परेचर 35 से ऊपर जा रहा है, वहां पे हास और लैम्ब हास नहीं होगा। तो ये आइडियल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए या साउथ इंडिया के कॉफी एस्टेट्स के लिए, जहां पे 35 से। और ये आपको करीबन 200 रुपए पर केजी होलसेल प्राइस देके जा सकता है, ये मेरा मानना है। एंड 1 एकड़ से आप 4.5 से 5 टन निकाल सकते हैं। ये हो गई सबसे प्रीमियम वैरायटी की बात। अब हम बात करते हैं बाकी 3 वैरायटी की, जिनको मैं भोपाल में कोशिश कर रहा हूँ और जो गर्म एरिया के लिए सूटेबल है: पिंकरटन, एटिंगर और रीड। इनको कहते हैं ग्रीन स्किन्स। तो ग्रीन स्किन्स का मतलब ये है कि ये पकने के बाद भी हरी रहती है। तो ये वैरायटी की यील्ड थोड़ी ज्यादा रहती है, ये लगभग 6 टन आपको दे सकती है पर एकड़, अगर आपने सब सही किया, ड्रिप इरिगेशन सही है, क्लाइमेट आपका साथ दे रहा है, मिट्टी अच्छी है और बेड्स आपने अच्छे बनाए, तो 6 टन पर एकड़ आप निकाल सकते हैं। और इससे आप 100 से 130 140 रुपए पर केजी रिटर्न आपको मिल जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आगे तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि साइज, फ्रूट क्वालिटी, मार्केट टाइमिंग, ये सब भी प्राइस को बहुत डिटरमाइन करते हैं। तो ये हो गई इसकी प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी की बात। अब 1 एकड़ में ये 160 से 170 लगते हैं, 3.5 इंटू 7 मीटर के डिस्टेंस पे। 3.5 मीटर बिटवीन ट्रीज एंड 7 मीटर रो टू रो, ताकि ट्रैक्टर अच्छे से अंदर चला जाए। एंड इसकी प्लांटेशन रेस बेड्स पे होती है। रेस बेड्स बनाना जरूरी है, क्योंकि एवोकाडो को एक्सेस पानी से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर पानी या का पडल बन गया रूट्स के पास, तो पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए हमें रेस बेड्स बनाना जरूरी है। और फाइनली इसकी प्रूनिंग होती है। तो इसकी प्रूनिंग 8 फीट से ऊपर पौधे को रखा नहीं जाता है। ऐसे तो ये आम की पेड़ की तरह है कि फुल साइज का भी हो सकता है, लेकिन 8 फीट से ऊपर इसको प्रून कर दिया जाता है, इसको उगने नहीं दिया जाता, ताकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे आसान रहे। लेबर अगर हाथ से पिक कर पा रही है, मतलब कि हार्वेस्ट इजी है और जल्दी हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मैं देना ठीक है चाहता सर, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जब ये चीज शुरू की, आपने जो ये खेती शुरू की, तो आपको काफी स्ट्रगल हुआ, आपको फैमिली और सिस्टम से भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, फैमिली से तो नहीं, सपोर्ट आपको सिस्टम से ज्यादा नहीं मिल पाया। तो आपके जैसे और भी जो फार्मर है, उन्हें भी नॉलेज नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप पॉलिटिकली मतलब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे फार्मर्स के लिए क्या किया जाए? हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू है कि हमें प्लांट्स क्यों इसराइल से मंगाने पड़ रहे हैं। क्या हम इंडिया में वो प्लांट्स नहीं मंगा सकते? तो उसके लिए हमें जो ट्राइड एंड टेस्टेड रूट स्टॉक्स हैं, उनको इंडिया में लाना पड़ेगा। और उसको लाने के लिए प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट को मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा इजराइल के रूट स्टॉक सीड्स को। आप इंडिया में अवोकाडो का प्लांट मंगा सकते हैं, अवोकाडो का फ्रूट मंगा सकते हैं, और दोनों के अंदर सीड आता है लगा हुआ। लेकिन अगर आपको सीड बल्क में मंगाना है, तो वो नहीं मंगा सकते, क्योंकि उसका प्रोविजन की एंट्री नहीं है लिस्ट में। तो सबसे पहले तो आपको सीड को लिस्ट में डालना पड़ेगा, ताकि इंसान, कोई भी किसान बल्क में सीड्स मंगा सके और हम प्लांट्स यहाँ पे बनाना शुरू कर दें। और वो सिर्फ इसराइल से नहीं, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका,
हर जगह से अगर मार्केट एक्सेस मिल जाएगा तो हम वैरायटी, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो हम वैरायटी ऑफ सीड्स, रूट स्टॉक सीड्स एवोकाडो के इंडिया मंगा सकते हैं। तो मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन उस पे थोड़ा एक्शन धीरे ही चल रहा है। तो सरकार अगर उस पे ध्यान दे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हम इंडिया में एवोकाडो के प्लांट्स बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा, आपने सरकार ने इंपोर्ट प्रोसीजर के नॉलेज को, मतलब आपको लाइसेंसेस कहाँ से लेने पड़ते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कठिन बना के रखा है। तो उसको थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन करें, उसका जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम पे, उसको एक जगह से अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एक जगह पे एप्लीकेशन हो जाए और पूरा सिस्टम से हमें लाइसेंसेस मिल जाए, तो वो भी एक बहुत आसान काम हो जाएगा किसानों के लिए। सर जैसे आपने ये बताया कि आपने लाइसेंस इसका बनवाया, तो लाइसेंस बनाने के लिए भी क्या कोई एजुकेशन का होना कंपलसरी है या कोई भी नहीं, नहीं, आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी फील्ड विज़िट होती है, वो आपके लैंड देखते हैं एंड आपको प्रूव करना पड़ता है कि मतलब आप वो काम कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो फिर आपको लाइसेंस मिलता है। ये तो सर इस लाइसेंस बनाने का प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस अब मैंने तो एजेंट से करवाया था, तो वो ही ज़्यादा बता पाएँगे, मेरे को उसका ज़्यादा आइडिया नॉलेज नहीं ना है हो उसका। और वो शुरू करना चाहता है, तो वो लाइसेंस बनवाना चाहे तो वो कैसे लाइसेंस बनवा सकता है? ये एजेंट्स के थ्रू ही होता है, आपको एजेंट ही ढूँढने पड़ेंगे, ऐसे। तो सर आपने जब स्टार्ट किया और आपकी क्या तब लागत क्या थी और आज के टाइम में आपको इससे कितना, इस बिजनेस से कितना आपको बेनिफिट हो जाता है? देखिए, हमारी पॉली हाउस बनवाया, उसके बाद प्लांट्स मंगवाए, जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था वो मंगवाया, वो मेरे खुद के ऑर्चर्ड के लिए था, तो उस सब में पैसा लग ही रहा था। हमारी लागत लगभग 40 से 45 लाख के आसपास की थी, लेकिन मैंने जो सेकंड कंसाइनमेंट मंगाया वो सोल्ड आउट है, तो उससे हम ब्रेक इवन पे आ गए। मतलब अभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं एंड कोशिश करेंगे कि अगले साल से हम प्रॉफिट पे आ जाएँ। तो सर आप जैसे अभी फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपने कुछ सेट किया है कि अगले 5 सालों में मुझे ये करना है, या अगले 10 सालों में फ्रूट ही नहीं तो वेजिटेबल पे कुछ करना है, या शुगर केन, ऐसा कुछ आपने कुछ प्लान किया है सर? मेरा मल्टीपल फ्रूट्स में प्लान है अच्छा। एंड वेजिटेबल्स में इतना नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स ढूँढना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने इनिशियली अपनी एफर्ट लगाई एंड फिर वो रिटर्न देते जाए। वेजिटेबल हर साल की क्रॉप है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता रहता है कि आपका लेबर इंटेंसिव है और आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। फ्रूट का ऐसा है कि एक बार आपने ऑर्चर्ड सेट कर दिया, सिस्टम्स लगा दिए, प्लेस कर दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, तो फिर वो एक बिजनेस जनरेट करता रहता है रेवेन्यू ईयर बाय ईयर। इसलिए मेरा फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस है, हॉर्टिकल्चर पे ज्यादा फोकस थैंक यू सो मच सर, आपसे अब वक्त हो चुका है विदा लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृषि जागरण के है। साथ जुड़कर अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू।